हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं क्लास 8 के लिए एसएसटी का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, उस पोर्शन के लिए पोर्शन का सेकेंड चैप्टर है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ये लेके आया हूँ। फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो डिटेल में, हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। इसका मतलब है कि भारत में अंग्रेज़ों का साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे का बता दूं। लगभग 1600 में इंग्लैंड में या ब्रिटेन में कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फाउंडेशन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से एक चार्टर प्राप्त किया और जब वो ग्रांट हुआ तो उसमें उसको भारत से व्यापार करने के लिए सोल राइट मिली, सर्वाधिकार मिला उसको कि ये कंपनी पूरब में इंडिया से व्यापार करने के लिए अधिकारी है, अधिकृत है, ताकि वहाँ की दूसरी कंपनियां भी इंग्लैंड की आकर न व्यापार करने लगे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी में ने 1600 में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से एक चार्टर ग्रांट करवाया, प्राप्त किया। यहाँ आए भी थे उस समय, जहांगीर के शासन में आके यहाँ से कुछ बहुत सारे कंसेशन, ट्रेड कंसेशन भी प्राप्त किए थे, उनसे आर्डर लिया था। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ का जो सेंट्रल शासन था धीरे धीरे वीक होता गया, जिसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी या दूसरी कंपनियों ने, यूरोप की और भी कंपनी उसका फ़ायदा उठाया। मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं पीछे का। पहले इंडिया से व्यापार जो होता था वो ज़मीन के रास्ते से होता था, लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बीच का जो रास्ता था कई जगह से ब्लॉक हो गया। इधर के साम्राज्यों ने उधर व्यापार को रोक दिया। तो 1498 में 1498 में वास्को डिगामा जो पुर्तगाल का था, वो अपना फ्लीट लेके चला। फ्लीट कहते हैं नाव का पूरा बेड़ा, उसको लेके चला और यूरोप से होते होते अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से फिर दक्षिण की तरफ जाके भारत के यहाँ कालीकट के पास पहुँचा, जो इसको गोवा के पास वहाँ पहुँचा। तो उसने एक समुद्री रास्ते की खोज की। कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने इंडिया खोज नहीं की, इंडिया से व्यापार करने के लिए एक समुद्री रास्ते की खोज की। उसके बाद ये समुद्री रास्ता सभी यूरोपियन कंपनी के लिए खुल गया। ख़ास तौर से 17वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आए यहाँ से व्यापार करने के लिए, पोर्तुगीज़ जिनको बोलते हैं वो आए। फिर डचेज, हॉलैंड के निवासियों को डचेज कहा जाता है, वो आए। फ्रेंच कंपनियां आईं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच की कंपनियां आईं, वो सभी व्यापार करने के लिए भारत में आती रहीं। अब यहाँ से व्यापार भी किस चीज़ का करते थे? बेहतरीन कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डामोम और सिनेमन, ये मसाले हैं। कॉटन और सिल्क को छोड़ के सब मसाले हैं। इन चीज़ों का व्यापार भारत से यूरोपियन कंट्रीज़ में होता था। अब जब व्यापार करने के लिए कई सारी कंपनियां आ रही हैं तो इनमें आपस में कंपटीशन हो गया। ये कंपनियां आपस में ज़्यादा पैसा कमाना चाहती थी और व्यापार ज़्यादा हथियाना चाहती थी, ज़्यादा उनके कब्जे में रहे, तो इनका आपस में ही कंपटीशन हो गया। एक देश की कंपनी का दूसरे देश की ट्रेडिंग कंपनी से आपस में ही इन समूह का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। कंपटीशन जो है बाद में कॉन्फ्लिक्ट के रूप में आया। धीरे धीरे ये अपने राइवल्स को यहाँ से एलिमिनेट करने में लग गई कि इनको यहाँ से बाहर, ताकि सारा व्यापार उनके आधिपत्य में आ जाए। तो धीरे धीरे ये कंपनियाँ क्या करती थीं, 17th और 18th सेंचुरी में समुद्र में एक दूसरे की जहाज़ों को डुबो देती थी, उनका माल लूट लेती थी, उनका रास्ता ब्लॉक कर देती थी
और उनको प्रिवेंट करती थी, उन जहाज़ों को, व्यापारियों को वो यहाँ से व्यापार नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे व्यापार जो है उसके लिए शक्ति की, पावर की आवश्यकता होने लगी। लोग अपनी अपने छोटे छोटे सैनिक रखने लग गए, अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए फोर्टिफिकेशन या किले बनाने लग गए। तो यहाँ जो किले बनाए जाते थे उनको फैक्ट्री भी कहा जाता था, जो लोग काम करते उनको फैक्टर कहा जाता था। और जब लोग वहाँ रहते थे, बड़े बड़े गोदाम बनाते थे, वेयर हाउस बनाते, उसको फिर फैक्ट्री कहा जाने लगा। तो वहाँ सबसे पहले आर्म्स एंड फोर्टिफिकेशन धीरे धीरे शुरुआत हुई और राइवल कंपनियों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए आपस में संघर्ष शुरू हो गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, कैसे कैसे उसका व्यापार शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो शुरू में तो पश्चिमी इलाके से ही, भारत के पश्चिमी किनारे से व्यापार शुरू किया, बॉम्बे और उधर का गोवा, सूरत का गोवा का इलाका लेके। लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल में बनाई, स्टोर हाउस बनाया और एक किला बनाया। कंपनी लगातार कोशिश करती थी उस समय की सरकारों से, चाहे वो बंगाल में रही चाहे सेंट्रल, जो भी जहाँ भी सरकारें रही हों, उनसे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कंसेशन लेने की कोशिश करती थी। उनको व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले, अगर उनकी कमाई ज़्यादा हो सके, इसके लिए हमेशा प्रेशराइज करती थी। वहाँ के उस समय के नवाबों को, राजाओं को प्रेशराइज करती थी। और जब मैंने बताया कि पहले तो फ्रेंच, डचेस, पोर्तुगीज, इन कंपनियों से उनका राइवल शुरू हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ के लोगों से भी उनका राइवल शुरू हो गया। जैसे अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल ही मेन सेंटर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, बात वहीं की हो रही है। वहाँ मुर्शिद कुली खान पहले वहाँ का नवाब था, उसके बाद उसका लड़का अलीवर्दी खान नवाब बना। 1756 में सिराजुद्दौला बना। तो ये तीनों वहाँ बने, ये तीनों बंगाल के नवाब थे। नवाब क्या करते थे, ख़ास तौर से सिराजुद्दौला ने जब वो शासक बना 1756 में, उसने कंपनी पर कई एलिगेशन लगाए। जैसे कंपनी पर कहा कि नंबर 1, नवाब ने कहा लॉस ऑफ रिवेन्यू ऑफ बंगाल गवर्नमेंट, इन्होंने कहा कि बंगाल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है कि ये कंपनियां जो हैं टैक्स पे नहीं कर रही हैं, बहुत ज़्यादा छूट लेके, कंसेशन लेके काम कर रही हैं। दूसरी चीज़, अंडरमाइनिंग अथॉरिटी ऑफ बंगाल, अंडरमाइनिंग अथॉरिटी ऑफ बंगाल के जो भी अधिकारी हैं, जो भी नवाब हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं, उनको अंडरमाइन करते हैं। तीसरी चीज, रिफ्यूजन टू पे टैक्सेस, रिफ्यूजन टू पे टैक्सेस, टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स देना रिफ्यूज कर रहे हैं। ये एलिगेशन कौन लगा रहा है, नवाब, उनके अधिकारी इन कंपनियों पर। और राइटिंग
रेस्पेक्टफुल लेटर्स, ये जो कंपनी के लोग हैं ये राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स, जो भी पत्र व्यवहार करते हैं उसमें असम्माननीय भाषा का प्रयोग करते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं और ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट नवाब एंड इट्स ऑफिशियल। पांचवा दोष क्या था? ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट नवाब एंड इट्स ऑफिशियल्स। ये नवाब की तरफ से एलिगेशन लगाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, और रिवेन्यू नहीं दे रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, जिससे बंगाल गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, अधिकारियों को अंडरमाइन कर रहे हैं, टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, उसे रिफ्यूज कर रहे हैं, नहीं देंगे, और सम्मानजनक पत्र व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि नवाब और उनके अधिकारियों को भी का भी अपमान करने की बात करते हैं। इसके बाद कंपनी क्या कहती है? कंपनी ने कहा कि नवाब की डिमांड अनजस्टफुल है, अन्यायपूर्ण तरीके से। कंपनी क्या कहती है? ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहती है कि नवाब की अधिकारियों की जो डिमांड है वो अनजस्टफुल है। दूसरी बात क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बिना कंसेशन के, बिना कंसेशन दिए ट्रेड या व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता है। कहते हैं हमें जाके यहाँ से इंग्लैंड में बेचना पड़ता है, रास्ते का बहुत ज़्यादा खर्च आता है, अगर सरकार कंसेशन नहीं देगी, ट्रेड कंसेशन नहीं देगी तो हमें फ़ायदा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि ड्यूटी को रिमूव कर दिया जाए, ड्यूटी हटा दिया जाए, ट्रेड कंसेशन, ट्रेड ड्यूटी को रिमूव कर दिया जाए। तीसरी थी कि हम लोगों को अपना सेटलमेंट, अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए या व्यापार बढ़ाने के लिए और ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। ठीक है, ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए, ट्रेड एक्सपेंड करने के लिए नई नई बस्तियां बनानी पड़ेंगी, नए नए गोदाम बनाने पड़ेंगे, तो उनको सेटलमेंट का पावर दिया जाए, सेटलमेंट के लिए ज़्यादा उनको राइट्स दी जाए, नई नई बस्तियां बना सके, क्योंकि नवाब तो रोक रहा था कोई सेटलमेंट नहीं होगा, कोई फैक्ट्री नहीं बनेगी। और नए किले बनाने की चौथी चीज़ क्या थी? टू रीबिल्ड न्यू फोर्ट्स, नए किले बनाने का क्या का परमिशन दिया जाए। ये जो कंपनी है, कंपनी ये कहती थी, नवाब ने एलिगेशन लगाए, कंपनी उसका ठीक उल्टा कि सरकार, नवाब उनके अधिकारी अनजस्टफुल करते हैं, हमारा न्याय करते हैं, ट्रेड कंसेशन हमको दिया जाए तभी कुछ हमको फ़ायदा होगा, हमारे व्यापार बढ़ाने के लिए नई नई बस्तियां बनानी पड़ेंगी, नई जगह पर हमको जाके अपना वो गोदाम बनाने पड़ेंगे, वेयर हाउस बनाने पर उसकी परमिशन दी जाए, हम नए नए किले बनाएं इसकी परमिशन दी जाए। अब ये दोनों बातें एक दूसरे में अविश्वास पैदा करती गई और आगे कन्फ्लिक्ट जो है इसी आधार पर हुआ, जो अभी आप लोग पढ़ेंगे, द बैटल ऑफ प्लासी। तो शुरू किया जाए, बैटल ऑफ प्लासी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी ये 1757 में हुआ। अब देखिए, मैंने पीछे बताया था कि 1756 में अली वर्दी खान के मरने के बाद सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, नवाब बना बंगाल का। तो उसने कंपनी से कहा कि ड्यूटी पे करो, नए किले बनाना बंद करो, स्टॉप न्यू फोर्टिफिकेशन अनपेड ड्यूटी, इन्होंने कंपनी से कहा। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो नवाब ने क्या किया, 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार, कलकत्ता वहाँ के कासिम बाजार में
अटैक कर दिया। कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को कैप्चर कर लिया गया, उनकी जहाज़ों को ब्लॉक कर दिया गया, रोक दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सिराजुद्दौला अपने सैनिकों के साथ कोलकाता की तरफ मार्च किया। ये सारी खबर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन ऑफिस था चेन्नई में, वहाँ भी पहुँच गई। चेन्नई में उस समय वहाँ का जो मेन कमांडर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वहाँ से सेना लेके समुद्री रास्ते से नेवल फ्लीट से कोलकाता के पास पहुँचा और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। यहाँ एक और चीज़ चली अंग्रेज़ों ने, उनकी चालाकी क्या की, उन्होंने सिराजुद्दौला के कमांडर सेनापति को ही अपनी तरफ मिला लिया। सिराजुद्दौला कमांडर मीर जाफ़र था, उन्होंने मीर जाफ़र को अपने साथ मिला लिया और उसको लाश दे दिया कि हम तुमको आगे यहाँ का नवाब बना देंगे। मीर जाफ़र ने युद्ध के बीच में ही सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया। उसके बाद वो युद्ध जो है सिराजुद्दौला या बंगाल का नवाब हार गया। बाद में उसको असैसिनेट कर दिया गया, सिराजुद्दौला को बाद में फांसी दे दी गई। और ये जो प्लासी का युद्ध है, बैटल ऑफ प्लासी है, ये यहाँ जो अंग्रेज़ों की विजय हुई, ये माइलस्टोन थी। पहला सबसे बड़ा युद्ध था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जीता, एक बंगाल के बहुत बड़े नवाब को हराकर। बाद में जब मीर जाफ़र बना, वो भी कंपनी से कुछ सख्ती करने लग गया। उसके बाद उन्होंने मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम भी थोड़ी सख्ती करने लग गया, तो उन्होंने फिर मीर जाफ़र कहा कि हम तुमको फिर बनाएंगे, हमारा साथ दो। तो उन्होंने क्या किया, फिर मीर कासिम के साथ 1764 में बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर इसको कहते हैं, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर जो बिहार में पड़ता है, यहाँ पर युद्ध हुआ। यहाँ भी बक्सर के मैदान में भी उनकी सेना हार गई, मीर कासिम की सेना हार गई। उन्होंने फिर एक कठपुतली के रूप में फिर मीर जाफ़र को बना दिया और फिर बाद में नवाब को कहा कि 5 लाख रुपए पर मंथ आप कंपनी को दोगे, युद्ध के हर जाने के रूप में, वार कंसेशन कहा जाता है। नवाब जो है 5 लाख रुपए पर मंथ कंपनी को पे करेगा। उसके बाद तो 65 में ही मीर जाफ़र भी मर गया और बहुत सारी डिमांड की थी कंपनी ने उनसे, लेकिन मीर जाफ़र मर गया। उसी समय कंपनी ने पश्चिम बंगाल की पूरी दीवानी अपने हाथ में ले ली। अब दीवानी क्या होती है, 2 तरह चीज़ें होती हैं, एक फौजदारी, एक दीवानी। फौजदारी में शांति व्यवस्था स्थापित करना, मारकाट जो भी होता है, युद्ध होगा। लेकिन दीवानी में जितना भी पैसा टैक्स के रूप में किसानों से, व्यापारियों से वसूला जाता है, वो दीवानी कहलाती है। तो जो इनकम का साधन था नवाब के पास, अंग्रेज़ों ने सारा इनकम का साधन अपने हाथ में ले लिया। पूरे बंगाल बिहार की पूरी दीवानी अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। देखिए, ये दोनों युद्ध के बाद पूरी दीवानी, बंगाल और बिहार की दीवानी अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। अब एक चीज़ और देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहले व्यापार करने आते थे, जो भी कंपनी आती थी, तो यहाँ का सामान खरीदने के बदले सोने और चांदी ला के यहाँ देते थे। मतलब व्यापार में सोने चांदी के बदले फिर यहाँ से कॉटन, सिल्क और मसाले वगैरह खरीदते थे। तो व्यापार में लेन देन किसका होता था? सोने चांदी से। कंपनी इंग्लैंड से आती थी, बड़ा खर्च तो पड़ता ही था।
जब दीवानी आ गई तो कंपनी को सारा पैसा बंगाल से मिलने लग गया, सारा पैसा कंपनी के पास आने लग गया। कंपनी क्यों यहाँ से सोना चांदी लाएगी? यहीं के लोगों का पैसा दे के यहीं से सामान खरीदती थी। अब उनको वहाँ से सोना चांदी लाने की ज़रूरत नहीं है, उनको यहाँ से पैसा रिवेन्यू मिल रहा है, तो व्यापार करने के लिए उनको पैसा यहाँ से मिल गया। उसके बाद जो वो सैनिक रखते थे अपने यहाँ, ट्रुप्स रखते थे सुरक्षा के लिए, सामान की अपनी सुरक्षा के लिए, उन सैनिकों का सारा खर्चा उसी रेवेन्यू और राज्य से निकालते थे। जो इनके बड़े बड़े किले होते थे, जो अधिकारी होते थे, ये सारा खर्च ये लोग दीवानी के जरिए बंगाल बिहार की जनता से जो पैसा मिलता था, जो ट्रेड से जो पैसा मिलता था, जो रेवेन्यू मिलता था, वो सारा यहाँ का सामान, यहीं का पैसा, यहीं का सामान खरीद रहे हैं और अपने यहाँ सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में आ गई थी, सारी दीवानी इनके हाथ में आ गई थी। अब ये नए नए किले भी बनाने लग गए, फोर्टिफिकेशन करने लग गए, सेना और बड़ी कर लिए, व्यापार और ज़्यादा बढ़ा लिए, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गए। अब इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो हम लोग इसके आगे की चीज़ देखेंगे कि आगे और क्या क्या होता है। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।